हेलो एवरीवन। चलिए, सभी का बहुत स्वागत है। आप देखिए, हम लोकतंत्र की जिस यात्रा को अभी तक लेकर चल रहे थे, तमाम सारी चीज़ें हमने समझी हैं उसके संदर्भ में। लेकिन जो एक अहम बात है वो ये कि साहब, ये डेमोक्रेसी इतनी हम बात करते हैं, क्या क्या चीज़ हमको देती है। और अगर आप गौर करें, एक इंडिविजुअल के रूप में गौर करें, अगर आप एक व्यक्ति होने के नाते जो हमको डिग्निटी रिक्वायर्ड है, जो फ्रीडम चाहिए हमें, हमारे आपके बीच एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, इन सब के लिए बेहतर मौके कैसी शासन व्यवस्था में मिल सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो ये मूल चीजें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है, जिसके सम्मान की आवश्यकता है। ये सारी व्यवस्था, हमारी सारी चीजें, हमारा संविधान इनफैक्ट इन्हीं चीजों को मेंटेन करने का, इन्हीं चीजों को संरक्षित संवर्धित करने का काम करता है। तो हमारी आपकी समझ इसमें अगर इस क्षेत्र में बढ़ती है, खास करके आपके लिए, यू सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो आपके लिए इसकी समझ होना आपके काम की कुशलता को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इन्हीं सारे संदर्भों में ये सारी चीजें समझनी है। आज की जो क्लास है वो उन्हीं डेमोक्रेसी के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, उन्हीं पर हमको डिस्कस करना है। तो मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए बिना वक्त गवाए, देखिए आज का 7वां टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी, रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो शुरू करते हैं अपनी बात। ये कहते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे आने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। ठीक है, अभी बहुत जरूरी है कि कुछ जनरल क्वेश्चंस भी इसमें पूछ लिए जाएं। तो क्या प्रश्न है कि जैसे कि लोकतंत्र क्या करता है, क्या ये मतलब बेसिकली इसका काम क्या है डेमोक्रेसी का, या कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं, क्या रिजल्ट्स वी एक्सेप्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है, मतलब हम कैसे चाहते हैं, कैसे रिजल्ट्स हमारी आवश्यकता है, कैसे रिजल्ट्स हम चाहते हैं, और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव, तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मसलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई है। देखिए, ये हैबिट आप सबको सीखने की जरूरत है, खास करके आप में से जो लोग भी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज में कई बार मेंस एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि हम जब आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे तो इस पर और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कई बार किसी चीज की क्वालिटीज पूछी जाती है, किसके गुण क्या है वो बताइए, इसके लाभ बताइए। तो लाभ बता रहा है तो जरूर उसकी जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, वो भी आपको थोड़ा मात्रा में ही सही, लेकिन उसको भी मेंशन करने की आवश्यकता है। अगर कमियां पूछ रहा है, चैलेंजेस पूछ रहा है, तो उसके बेनिफिट्स भी आपको बताने की जरूरत होनी चाहिए, ताकि आपका नजरिया स्पष्ट हो सके कि आप टोटलिटी से चीजों को देखते हो। कई बार हमारी हैबिट क्या होती कि हम अगर प्रशंसा करने के मूड में हैं तो केवल तारीफ ही कर रहे हैं, और अगर किसी की आलोचना करने पे आते हैं तो हमको उसमें कुछ अच्छी चीज दिखती ही नहीं है। तो ये बहुत होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये बहुत टोटलिटी से देखना हुआ नहीं है, ये एक पक्षीय हो जाता है। और खास करके आप जो कि सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी में हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि सभी पक्षों के बारे में आपकी समझ बहुत क्लियर रहे। आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये कह रहा है कि हमें इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जब हम सारी चीजें बात करेंगे क्या रिजल्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, लेकिन इसका मतलब इसके साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। मतलब इसके जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एक तो पूरा फुल फ्लैश टॉपिक ही है जो आपसे चैलेंजेस पे बात करता है। तो हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाते हैं, जिस पर हमें अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे, जो हमको
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, वो आखिरी टॉपिक होगा इस सेक्शन का 10वीं क्लास का, तो उसके बारे में वहां बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। तो आइए, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, कैसे इवैल्यूएट करें, कि जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको इवैल्यूएट करने का क्या तरीका है, मूल्यांकन कैसे करें। तो ये कहता है कि क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी, हमने वो डिस्कस किया था किस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग चीजें अपनी अपनी बातें बता रहे थे। जब हमने ये डिस्कस किया था, टॉपिक शुरू किया था 9th की क्लास में, आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, पहली चीज क्या है कि वाई डेमोक्रेसी, उसका जो महत्व है, वाई डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट। तो ये कि साहब ये एक समानता की बात, जो इक्वालिटी बिटवीन सिटीजन्स है, वो बहुत जरूरी है कि वो मेंटेन हो सबके बीच में। तो समानता की बात ये करता है, लोकतंत्र में ही संभव है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की जो अपनी डिग्निटी है, जो कुछ वो कर सकता है, जो कुछ वो बन सकता है, हो सकता है, उसके पूरे मौके मिलने चाहिए, उसके अपने सम्मान का भी ख्याल होना चाहिए। तो उसकी अपनी जो गरिमा है, जो उसकी डिग्निटी है, उसका भी रक्षा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर हो सकती है। इससे फैसलों में बेहतरी आती है। ऑब्वियसली जब सब लोग इन्वॉल्व होंगे किसी फैसले को लेने में, तो जाहिर है वो बहुत फिल्टर्ड होकर वो फैसला आएगा और बेहतर फैसला होगा। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कहीं कुछ किसी तरीके का डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई संघर्ष होने की स्थिति आ रही है, तो चूंकि सबकी सहभागिता से ये हो रहा है, तो इसको टाले, क्योंकि बातचीत हो सकती है, तो इसको, इन संघर्षों को टाले जाने की उम्मीद इस व्यवस्था में ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक पक्षीय नहीं होगा, सभी पक्ष के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि अगर कहीं कोई गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। मान लीजिए आपने चुनाव करके ही गलती कर दी, तो आप उसको भी सुधार सकते हो, आप शासक तक बदल सकते हो। तो किसी भी हुई, मतलब हमसे कोई गलती भी हो गई, तो उसको भी सुधारने की संभावना किसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती हैं? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। बट ऑब्वियस है ये कह रहा है कि लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को लोग अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ रीजनेबल कारण भी है, युक्तिपरक कारण भी है? अब देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितनी सुंदर भाषा के साथ ये सारी चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं। आप सबको बहुत ध्यान देना चाहिए इन सारी बातों पर कि कितनी ब्यूटीफुली ये चीजें आपके सामने आ रही हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आप लोकतंत्र को केवल मॉरली ये सपोर्ट करो, नहीं लोकतंत्र है तो अच्छा ही है। बात केवल इसकी नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके रीजनेबल कारण क्या है, क्यों लोकतंत्र को पसंद किए जाने की आवश्यकता है, और क्या उसमें कोई चुनौतियां भी हैं, तो उस पर भी बात किए जाने की जरूरत है। तो आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। उनका औपचारिक संविधान है, इनके यहां चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वो दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे ये जरूरी नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन से करेंगे? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। इसको भी बहुत समझने की जरूरत, बहुत ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है
कि हर परेशानी का इलाज, कई सारे लोगों को लगता है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जनता की इन्वॉल्वमेंट को तो हर परेशानी का इलाज होगा। इसको बहुत डिटेल में समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम ये संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले ये माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये अक्सर ये हमारी अपनी मनोदशा के बारे में ये बात कह रही है पुस्तक। यहां कई बार हमको कोई चीज पसंद आ गई तो हम बिल्कुल एकदम रिलाई करना शुरू करते हैं, नहीं अब जो है वो यही है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हमारी व्यवहारिक बातों में भी वो सारी चीजें सामने आ जाती, चाहे वो शासन व्यवस्था के बारे में हो, चाहे सरकारों के बारे में हो। हमारी एक मान्यता, थोड़ा सा हम कन्विंस्ड हुए, हमको लगता है बस जो है वो यही है, बाकी कोई चीज है ही नहीं। तो ये बात जो है वो ठीक नहीं है। तो यहां पर ये बहुत जरूरी है कि आपको, अच्छा कई बार जो आपने सोचा अगर वैसा नहीं हुआ तो एकदम से हम शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे रिजल्ट पर। अरे यार हम तो बिल्कुल गलत है, ये तो ठीक है ही नहीं, तो उम्मीदें इससे करनी ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल या तो बिल्कुल टॉप बड़ा पॉजिटिवली सोच रहे हैं या एकदम से शिफ्ट हो जाते हैं नेगेटिव पर ही। तो ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत ठीक नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा ही देखेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर आप ज्यादा बेहतर निष्कर्ष निकाल पाते हैं किसी चीज को। तो यहां लोकतंत्र के बारे में भी यही बात लागू होती। ये ठीक है कि लोकतंत्र के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत भरोसा है, मैं भी हूं उनमें से, लेकिन चीजें क्या होती, कई बार चूंकि सारा ही भरोसा, अगर आप लोकतंत्र की सारी समस्याओं का इलाज लोकतंत्र है, आप कई सारी लिमिटेशंस को अगर अवॉइड करते हैं तो कई सारी समस्याओं के समाधान की तरफ आप नहीं पहुंच पाते, और समस्या मिलते ही सारा दोष आप फिर लोकतंत्र के सिर मढ़ देते हैं। ठीक है, और इस बात को ध्यान नहीं रखते कि लोकतंत्र है क्या, वो केवल शासन का एक स्वरूप ही तो है। शासन का केवल एक स्वरूप है, जस्ट काइंड ऑफ रूलिंग सिस्टम, इसको ऐसे कहें तो एक प्रकार का शासन है, एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो कि शासन व्यवस्था को मेंटेन करता है। तो अब आगे ये कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ देकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। आप देखिए, ये बिल्कुल आपकी अपनी तैयारी जैसा ही है कि आपके पास एक परीक्षा है जो आपको परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में सफलता हासिल करनी है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस चाहिए, कुछ संसाधन आपको चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। उनके बगैर आपका परीक्षा पास कर पाना बहुत मुश्किल होगा या शायद आप ना ही कर पाएं। तो वो रिसोर्सेस का होना एक बात है, उन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं, वो प्रयोग कैसे करते हैं, ये पूरी तरीके से आप पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। ठीक है, एक विद्यार्थी होने का है, एक ही रिसोर्सेस से कोई व्यक्ति बड़े अच्छे रैंक लाता है, इनफैक्ट वो टॉपर हो जाता है। सेम रिसोर्सेज होने के बावजूद कई लोग परीक्षा भी पास नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों हो जाता है, ये डिफरेंसेस क्यों आ जाता है? रिसोर्सेज तो वही है, वही किताबें, वही सारी चीजें, क्यों कोई इसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर लेता है, क्यों कोई मतलब जो रिक्वायर्ड बहुत आवश्यक कट ऑफ है वो भी मैनेज नहीं कर पाता। तो ये क्यों हो जाता है? ये डिपेंड करता है कि उस विद्यार्थी ने, उस स्टूडेंट ने उसको कैसे डील किया, उन सारे संसाधनों का उपयोग कैसे किया है। तो यहां जिम्मेदारी निजी रूप से आपके ऊपर आ जाती है। लोकतंत्र के साथ भी ऐसा ही है। लोकतंत्र हमको जो तमाम सारी उपलब्धियों का दावा करता है, असल में उन सारी उपलब्धियों को हासिल करने का एक टूल है, एक माध्यम है। उस माध्यम का इस्तेमाल हम आप कैसे करते हैं एक नागरिक के रूप में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये लोकतंत्र के परिणामों को डिसाइड करता है, जिसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, कई बार जिन रिजल्ट्स का हम अपेक्षा लोकतंत्र से करते हैं, अब जैसे आप सोचे कि मेरे पास ये किताब आ जाए या मैं फला सर से पढ़ लूं या फला कोचिंग में पढ़ लूं, मेरा रिजल्ट तो पक्का। आप एक बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, रिजल्ट्स की आप अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो अपेक्षा में ये जो रिसोर्सेज हैं वो एक साधन मात्र हैं। ठीक है,
तो अगर आप इसको ऐसे समझ के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी सफलता की सारी जिम्मेदारी उन रिसोर्सेज पे डाल देंगे कि यार क्लास तो ज्वाइन कर ही ली ना, अब तो सिलेक्शन कौन ही रोकेगा, तो फिर यहां से दिक्कत शुरू हो जाती है। आप अपनी भूमिका में समझौता करना शुरू कर देते हैं, जो कि फेलियर का कारण बनता है, और फिर दोष आता है इन रिसोर्सेज पे। हमने इन रिसोर्सेज पे रिलाई किया और देखिए हमको वांछित रिजल्ट नहीं मिला, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं मिला। तो ये अप्रोच थोड़ा सा गलत है, जो कभी समाधान की तरफ आपको नहीं ले जाएगा। लोकतंत्र के बारे में भी ऐसे ही समझे जाने की आवश्यकता है। अब यहां ये क्या कह रहा है कि उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन क्या था? दो चीज, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी ही चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। मतलब एक तो लोकतंत्र होने का क्या क्या जो पहली आवश्यकता होती है वो क्या हो रही है कि उत्तरदायी, जो भी सरकार हो वो अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबिलिटी हो, उसकी उत्तरदायी होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा लक्षण है। और आप देखिए जैसे भारत का एग्जांपल लीजिए तो लोकतंत्र में जनता की प्रत्यक्ष चुनी हुई सरकार मतलब जो सरकार होती है वो जनता की प्रत्यक्ष चुनी हुई सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सब हम कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में पढ़ते भी हैं। तो जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है सरकार का, वो मंत्रिपरिषद के रूप में, वो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। क्यों लोकसभा के प्रति? क्योंकि लोकसभा में जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो एक तो वो उत्तरदायी हो, दूसरी चीज वो जिम्मेदारी ले। ठीक है, कोई भी चीजें, जो भी कोई परेशानियां हैं या कोई अचीवमेंट है, उसकी जिम्मेदारी लेके, भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं है सभी के पास। तो सवाल ये है कि एजुकेशन क्यों नहीं है? एक तो ये जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। और चलो एजुकेशन नहीं है तो भी तो वो है तो नागरिक ही, उसकी सुरक्षा, उसके विकास की जिम्मेदारी तो सरकार पर ही है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको ऐसे भी समझें। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? वैध शासन, लेजिटिमेसी होनी बहुत जरूरी है। लेजिटिमेसी में मतलब वैध शासन का मतलब कि देखिए कोई भी शासन कब कर सकता है? कोई भी शासन तभी कर सकता है जब जनता उसको शासक स्वीकार करे। यानी मैं जैसे आपको कैसे पढ़ा सकता हूं, मुझे अगर आपको पढ़ाना हो तो केवल इस बात से बात नहीं बनेगी कि मुझे विषय की बड़ी जानकारी है। मेरे लिए यह भी जरूरी है कि आप सब मुझे अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट करें। तो मेरी टीचर के रूप में लेजिटिमेसी होनी बहुत जरूरी, मेरी वैधता होनी जरूरी है। मेरे विद्यार्थी मुझे स्वीकार कर रहे हैं, तो यह भी होना बहुत जरूरी है। तो जो भी शासक होने का दावा कर रहा है या जिसके हाथ में भी बागडोर है, क्या जनता भी उसको शासक स्वीकार कर रही है? तो ये भी बात जो बहुत जरूरी है। तो आप गौर करेंगे कि ये तीनों बातें लोकतंत्र से सुनिश्चित हो जाती। अब आइए देखें पुस्तक क्या कहती है, इसके संदर्भ में समझते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए, जैसे ये तीनों बातें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। ऑब्वियसली लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जनता ही डिसाइड करे कि हम पर शासन कौन करेगा, और केवल डिसाइड नहीं करे, अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हम तमाम माध्यमों से उन पर नियंत्रण भी स्थापित कर पाए। ठीक है, नियंत्रण बरकरार है। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम रहें, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो सरकारों के ऊपर दबाव बनेगा कि सरकारें लोगों की जरूरतों का ख्याल रखें। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले, तफसील मतलब डिटेल में जाने से पहले, इस सवाल की तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ठीक है, जिससे आप इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं, क्या वो इफिशिएंट भी है या नहीं? क्या वो कार्यकुशल है नहीं? जो उम्मीदें हम वो कर रहे हैं लोकतांत्रिक सरकारों से, क्या वो सरकारें वो कर पाने में सक्षम भी है या नहीं? उनके पास इतनी इफिशियंसी है या नहीं? क्या ये प्रभावी होती है? ठीक है, ये कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। ठीक है,
निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती? यहां कहने का मतलब ये कि प्रभावशाली कहने का मतलब कि एक तरीके की सॉवरेनिटी ज्यादा हो, मतलब सरकारें जो कह दें वो हो जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों को सभी लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, अल्पसंख्यकों का ख्याल, भले ही संख्या में कोई अपने समुदाय का अकेला व्यक्ति भी हो, उसकी भी विकास, उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो चूंकि सभी का ख्याल रखना है तो वो ऐसे निर्देश उसको जारी करने पड़ते हैं, ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर सके, समन्वय बना सके। कई बार एक का हित दूसरे के हित से प्रभावित होता है, तो ऐसे में एक मॉडरेट लेवल ऑफ लॉज की जरूरत पड़ती है जिस पे सभी की सहमति बन सके। तो ये चूंकि सबकी सहमति को शामिल करना लोकतांत्रिक सरकारों की एक प्रथम प्रायोरिटी होती है, तो कई लोगों का ये मानना होता है कि सरकारें उतनी सक्षम नहीं होती, वो इतनी कैपेबल, मतलब वो क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी उस तरीके से नहीं है उनके पास कि वो बहुत प्रभावी हो सके, इफेक्टिव हो सके। कह दिया तो कह दिया, उनकी इफेक्टिवनेस में कमी आ गई। जिससे अभी देखिए किसान आंदोलन के बाद सरकार ने किसान बिल वापस ले लिया, तो ये हो जाता है कि साहब ये लोकतांत्रिक सरकार में ही हो सकता है, सरकार ने कानून बनाया, जनता मानने तैयार नहीं तो उनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो इससे कई लोगों का ये कहना है कि सरकार यार इफेक्टिव नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये वाकई सही है? ये जो तर्क है, क्या इस तर्क में दम है? इसी पुस्तक के माध्यम से समझते हैं क्या कह रहे हैं। आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी लेती है जिससे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय लेती है, लेकिन इसे पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, कई सारे लोग कहते हैं चूंकि सबसे पूछ रहे हो यार तो दिक्कत हो जाती है, और क्या कहते हैं, सरकार जो फैसले लेती है उसमें देरी हो जाती है, विलंब होता है, तो ये कई बार व्यवस्था में ये गड़बड़ी पैदा करती है। तो लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है कि अगर आप कल्पना कीजिए कि ठीक है ऐसी सरकार है जो सबको इन्वॉल्व नहीं करती, अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया, तो ठीक है जल्दी ले लेगी, तेज ले लेगी। लेकिन अगर वो फैसलों से जनता सहमत नहीं है तो सहमत ही नहीं है तो अब तो एक संघर्ष, कानून वो जल्दी बना दे लेकिन जनता सहमत नहीं है, तो कितना अच्छा रहे कि कानून बनाते वक्त ही इन्वॉल्व कर लो, भाई ये कानून बनाने जा रहे हैं, आर यू ओके विद दिस। बाद में तो संघर्ष की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सर्वमान्य कानून बनते हैं, ऐसी व्यवस्था आती है जिसमें सभी को सुविधा हो सके, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हुआ। फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है? जैसे राशन कार्ड या मतदान पहचान पत्र। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत है? अब हमारे बारे में तो सारी डिटेल है सरकार पास, आधार कार्ड बनवा लिया आपने, आपकी सारी डिटेल है सरकार के पास, लेकिन सरकार के बारे में आपके पास क्या डिटेल है? अब दूसरे पहलू पर नजर डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वो इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। जब आप गवर्नेंस पढ़ेंगे, गवर्नेंस में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ती है। एथिक्स के पेपर में भी इन सब चीजों का बहुत रोल है, उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों को बहुत डिटेल में आपको इन सारे सेकंड पेपर में, फोर्थ पेपर में बहुत डिटेल में आपको इनको समझना पड़ेगा। बेसिक चीजें आप समझ पाई। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास आपकी सारी जानकारी, आपको सरकारों के बारे में जानना हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ये अवसर देती है आपको। आप देखिए आपके पास आरटीआई एक बहुत बड़ा टूल है अब, ठीक है, आप सरकारों के बारे में पता कर सकते हैं, उनके कामकाज के बारे में पता कर सकते हैं, धन खर्च हो रहा है उसके बारे में आप
पता कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके की चीजें, इस तरीके के टूल हों, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोगों का और सरकार के बीच में पारदर्शिता है ये बनी रहे, और जितनी ट्रांसपेरेंसीज होंगी उतना ही ज्यादा विश्वास बनेगा जनता के ऊपर, जनता का सरकार के ऊपर, और इन दोनों के बीच का जो सहयोग होगा वो कमाल होगा, और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, देश हमारा उन्नति की तरफ बढ़ेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी इसका महत्व है। ये चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती, इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। ठीक है, हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। ये देखिए, आपको मालूम है सिस्टम तो हमारा ऐसा ही है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे ऊपर शासन करते हैं, तो वही जाते हैं हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं। हमने अपने सारे अधिकार उनको दे दिए कि सरकारें हमारे लिए कानून बनाए, हमने अपना अधिकार उनको दिया है। तो ये वो कानून बनाती हैं, जनता की चुनी हुई सरकार होती है, हमारे लिए ही कानून बनाती है, एक व्यवस्था, एक कार्यविधि बन जाती है। और फिर फाइनली ऐसा नहीं केवल कानून बना के उनको छुटकारा मिल गया, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है, उत्तरदायित्व भी है उसी विधायिका के प्रति, उसी जहां जनता के प्रतिनिधि वहां हैं तो उनके प्रति उत्तरदायित्व भी है, अकाउंटेबिलिटी भी, उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनको जवाबदेह होना पड़ता है, अपनी बातों के लिए जवाब देना पड़ता है उनको। तो ये व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही इजीली संभव है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। क्या? नियमित और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कराता है। प्रमुख नीतियों और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। ये बहुत बड़े टूल है, ये सब आप गवर्नेंस में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? आप देखिए कि एक तो निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, हर 5 साल पे सरकारें चुनाव करा रहे, मतलब एक इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र निकाय। आप जब इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप पाएंगे कि हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो भारत सरकार के अधीन कोई संस्था नहीं है, वो एक स्वतंत्र निकाय है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड हाउ टू वर्क, उसको कैसे काम करना है इस बात का सारा निर्णय निर्वाचन आयोग स्वयं लेता है। ठीक है, और उसकी जिम्मेदारी है कि एक स्वतंत्र, एक निष्पक्ष चुनाव कराए पूरे देश में। मतलब देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए एक पूरी व्यवस्था है हमारे संविधान में। तो नियमित और निष्पक्ष चुनाव हो, और अगर कहीं कोई डाउट है जनता के मन में तो जनता के पास एक टूल होना चाहिए कि वो प्रश्न पूछ सके कि साहब ये सरकारें ये जो काम कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं, प्रक्रिया क्या है, हमारे टैक्स के दिए गए पैसों का क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस काम की कहां तक कंप्लीट हुआ, मतलब सारी जानकारी लेने का टूल भी है उनके पास। सूचना के अधिकार, नागरिकों का जो सूचना अधिकार नियम है, आपने पढ़ा भी है इसके बारे में थोड़ा बहुत, अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि 2005 में कैसे ये सूचना का अधिकार ये बन गया। तो ये हमको टूल देता है, ये लोकतांत्रिक सरकारों की जवाबदेहिता को और ज्यादा बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा बढ़ाता है। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई। जाहिर सी बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ही आप देखिए चीजों पर खुल के बात कर पाते हैं। अगर कोई तानाशाही है वो आपको बोलने ही नहीं देगा, अगर आप उसके विरोध में बोलोगे तो फिर वो आपके ऊपर तमाम सारे दबाव क्रिएट करेगा। ये बहुत जरूरी है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। अगर आपको सरकार की किसी नीति से कोई दिक्कत हो, आपके पास एक नागरिक की हैसियत से अधिकार है कि आप उस पर प्रश्न कीजिए। ठीक है, कोई गलत पॉइंट आपको लग रहा है उसकी आलोचना भी आपको करने का अधिकार, आप ही की चुनी हुई सरकार है, कोई राजतंत्र थोड़ी है कि राजा साहब का विरोध नहीं हो सकता।
तो ये अच्छा शासन का विरोध करना, देश का विरोध करना होता भी नहीं है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि इस पर जनता के पास ये स्पष्ट अधिकार हो। अच्छा, ये अधिकार कैसी व्यवस्था में मिल सकता है? ऑब्वियसली इन डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही इस तरीके की चीजें संभव है। राजशाही में आप नहीं कल्पना कर सकते, तानाशाही जैसी व्यवस्थाओं में आप इस तरीके के अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि ज्यादातर वो व्यवस्थाएं जो डेमोक्रेटिक है वही ये सब करा पाने में सफल भी हुई हैं। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड, मतलब जो तानाशाही है, जो भी व्यवस्था जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ना ही वो चुनाव करा पाने में, निष्पक्ष चुनाव करा पाने में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, और ना ही सूचनाओं को साझा करने के मामले में उनका रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, तो यहां इन सारी चीजों को जब आप किसी भी गैर लोकतांत्रिक, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां तानाशाही है या कोई भी मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी व्यवस्थाओं में आप देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड उनसे बेहतर है। जिन भी देशों में लोकतंत्र है वो ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं, वहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, ट्रांसपेरेंसीज हो जाती है, निष्पक्ष चुनाव वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है पार्वती कि चुनाव करते वक्त जो खासकर कि चुनाव आयोग है वो ऐसी व्यवस्था ना करे जो किसी एक पार्टी, किसी एक दल की तरफ ज्यादा झुकाव रहे। मतलब वो भाई ये सब आप अपनी बात जाके कहिए, दूसरी वाली पार्टी जाके अपनी बात कहिए, जनता विल डिसाइड। जनता जिसकी पक्ष, जिसके से इन्फ्लुएंस्ड होगी, जिसकी बातों से प्रभावित होगी, उसको वोट करेगी। अब चुनाव आयोग ऐसा नहीं करे कि इनको टाइट कर दिया कि आप देखिए प्रचार नहीं कर सकते, इनको कह रहा नहीं आप प्रचार करो, तो ये निष्पक्ष नहीं हुआ, इनको ज्यादा सहूलियतें मिल गई, तो ये इसको निष्पक्ष नहीं कहा जाएगा। तो निष्पक्ष कहने का मतलब कि भले ही वो सत्ता में जो पार्टी है वो और कोई विपक्षी पार्टी वो, अगर चुनाव में आए दोनों के पास एक समान अधिकार होंगे, तभी ये निष्पक्ष होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। ये भी उम्मीद आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जनता की ही चुनी हुई सरकार है, तो ये माना ही जाएगा कि क्या कहते हैं, जो भी सरकार बनेगी वो जनता की मांगों का ध्यान रखेगी, उन्हीं के हितों का ध्यान रखेगी। और दूसरी चीज ये कि ये कह रहे हैं कि चूंकि लोगों की मांगों का ध्यान रखेगी, काम उस पर करेगी, तो ये भी उम्मीद लोकतांत्रिक सरकार में की जा सकती है कि साहब भ्रष्टाचार ना करें, वो ट्रांसपेरेंसीज वगैरह बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार भी कम होगा। ठीक है, इन दोनों मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। ये थोड़े से चैलेंजेस हैं। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों की उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्सों की मांग की उपेक्षा करती हैं। यहां भी देखिए ये कुछ चुनौतियां भी हैं कि जो आपकी डिमांड है, और आप ये खुद भी महसूस करते होंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कई बार लगता है आपकी अपेक्षा कुछ और, नौकरी चाहिए, नौकरी वैकेंसीज निकाली नहीं सरकार, जो वैकेंसीज निकाली भी उनमें भी परीक्षाओं को रेगुलर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो यहां ये सारी चीजें, तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो यहां पर अच्छा, भ्रष्टाचार की बात से भी आप इंकार नहीं करेंगे, खूब है, चारों तरफ है, जिसकी बड़ी आलोचना होती है हमारे देश में। ठीक है, और एक बहुत बड़ी आबादी है जिसकी जो इच्छाएं हैं, जो डिमांड्स हैं, वो अनटच्ड रह जाती हैं। सरकारें कई बार उस पर ध्यान नहीं देती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। हमने समझा इस बात को, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, यह कहने का कोई आधार है ही नहीं। तो ठीक है, ऑल्दो वी हैव सम प्रॉब्लम्स इन आवर सिस्टम, ठीक है, हमारी व्यवस्था में बड़ी समस्याएं हैं, एग्रीड, लेकिन इट डजंट मीन कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, क्या उसमें ये सारी चीजें सुनिश्चित हैं? अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां भ्रष्टाचार कई गुना ज्यादा है, वहां तो और ज्यादा लोगों की अवहेलना हो जाती है। हमारे पास तो फिर भी कुछ टूल्स हैं, वहां तो कोई टूल ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपनी बातों को रख पाओगे। तो ऑल्दो वी हैव चैलेंजेस, बट फिर भी हमारी व्यवस्था कई मामलों में उन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से बेहतर है।
ठीक है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर, यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है लेकिन कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था। कितनी अच्छी बात। ठीक है कि कुछ कार्यकुशलता की कमी है, कई बार अनदेखी हो जाती है, थोड़े बहुत भ्रष्टाचार भी है, बावजूद इसके डेमोक्रेटिक सिस्टम इज आवर सिस्टम, इट्स आवर गवर्नमेंट, वी विल डिसाइड हु विल गोइंग टू रूल अस। ठीक है, हमारे ऊपर शासन कौन करेगा ये हम ही तय करेंगे। तो ये वाली जो बात है इसी तरीके से, और एक अगर आप गौर करें तो यहीं से एक उत्तरदायित्व भी तय होता है कि अगर आप सरकार को आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, तो बड़ी जिम्मेदारी से इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर सरकार भ्रष्ट है तो वो चुना किसने है? हमने। तो हम नागरिक बड़े ईमानदार और हमारे प्रतिनिधि बेईमान, क्या ये संभव है? तो एक बार स्वमूल्यांकन का भी आधार मिलता है, तो जरूर एक बार देखे जाने की जरूरत है कि हम किन बातों पर बात कर रहे हैं। अभी देखिए यूपी इलेक्शन है, पिछले कितने दिनों से आपने डेवलपमेंट के बारे में सुनी, कभी जाट, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी दलित। ठीक है, ये सारी लामबंदी हो रही है। ठीक है, और हम बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं, आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से कह रहे हैं अरे यूपी में तो जातिगत चुनाव होता है भाई, जाति के आधार पर चुनाव हो जाएगा, बिहार में जाति पे आधार पर चुनाव हो जाता है। भाई जब जाति के आधार पर चुनाव होंगे तो डेवलपमेंट की बात हम किस मुंह से करेंगे? तो हमारा करप्शन वहीं से शुरू हो जा रहा है। हम सरकारों के ऊपर ही, ऐसी सरकार ही कैसे चुन रहे हैं जिनका आधार जातिगत है, हम पॉलिसीज के आधार पे करें। हमें क्या मतलब? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपके ये सारी चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगर ये हो रही है, क्या फर्क पड़ता है मेरी क्या जाति है, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, क्या हूं? इन सब बातों से किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन का फर्क पड़ता है यहां पर? नहीं, आपके पर्पस सर्व होने चाहिए। तो एक नागरिक की हैसियत से हमारी क्या जरूरत है, हमको उस बात का अंदाजा ही नहीं है। क्या संवैधानिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कैसी व्यवस्था जिम्मेदार होगी? अगर हमारा आधार ये हो चुनने का, तो आप बताइए कि प्रदेश में कोई भी जाति रहे, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर किसी की वजह से कोई ये कह रहा है कि साहब हिंदुओं की वजह से मुस्लिम भाग गए, मुसलमानों की वजह से हिंदुओं को जगह खाली करनी पड़ी, शर्म नहीं आती कहने में? ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे पास ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कानून व्यवस्था की दिक्कत है। तुम्हारे पास पुलिस है, आर्मी है, इतनी सशक्त व्यवस्था है, और बावजूद कह रहे हो कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट की रक्षा नहीं कर पाए, गांव की रक्षा नहीं कर पाए। कैसी व्यवस्था बना रखी है? क्या कर रहा था एसपी, क्या कर रहा था डीएम? तो यहां बात करनी है लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे बात करनी, बात हम हिंदू मुस्लिम पे करना शुरू कर देते हैं। दोष किसका है? ठीक है, कुछ लोगों ने फुसला दिया, आप फिसल गए, और इसी आधार पे आप सरकारें तय करेंगे, फिर कहेंगे विकास नहीं हो रहा है। तो जो चीजों की आवश्यकता मांगोगे वो ना, ठीक है, भूख लगी है, हमको कह रहे हैं हम आपको गीता का ज्ञान दे रहे हैं, अरे पहले खाना दे दो। ठीक है, प्यास लगी है, पानी से ही बुझेगी। तो जिस चीज की आवश्यकता है, अनफॉर्चुनेटली हम नागरिकों के रूप में हम जागरूक नहीं होते, और हमें नागरिकों की आवश्यकताओं का पता नहीं चलता, जिसका फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं, अपने हितों को सुनिश्चित करते हैं। तो यहां से हमारी आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है, जिस पर आप सबको ख्याल रखने की आवश्यकता है, एक नागरिक के रूप में ख्याल रखने की आवश्यकता है। ठीक है, यहां क्या कह रहा है कि उन देशों में भी जहां लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं, वे ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कितनी अच्छी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग लोकतंत्र चाहते हैं। तो व्हाई पीपल वांट डेमोक्रेसी? क्यों लोगों को लोकतंत्र की आवश्यकता है? ये बात ही अपने आप में लोकतंत्र के महत्व को बढ़ा देता है कि ज्यादातर लोग, जिन देशों में लोकतंत्र नहीं, वहां भी लोग लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की इतनी डिमांड में होना ही लोकतंत्र की विशेषता को हाईलाइट करती है। ठीक है, अब आ जाइए आर्थिक समृद्धि और विकास। ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो कैसे सुनिश्चित होता है डेमोक्रेसी से?
तो इकोनॉमिक जो आर्थिक समृद्धि और विकास है, अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उसके विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों, मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि आर्थिक कारण जो भी हैं, मतलब आर्थिक डेवलपमेंट अगर ये कंपेयर करेंगे कि जब भी देश में थोड़ा ताकतवर सरकार आई, तानाशाही व्यवस्था लेके आई, तो उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है। जब सरकारें ही सारा डिसीजन ले रही हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है, आपसे पूछ ही नहीं रही, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। लेकिन जहां जो सरकारें बहुत लोकतांत्रिक तरीके से काम करी, उनकी अपेक्षा लोकतंत्र में मतलब ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि उतनी नहीं बढ़ी जितनी उस व्यवस्था में बढ़ी है। तो क्या इस आधार पर लोकतंत्र को खारिज कर देना चाहिए? तो कह रहा है ये तर्क बहुत अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं कि आर्थिक विकास पर कई बातों का बहुत असर पड़ता है, जैसे उसकी जनसंख्या का आकार क्या है, तो जाहिर है वो समय के साथ बढ़ रहा है। अब 1950 में जो जनसंख्या थी और आज जो जनसंख्या, उसमें पर्याप्त अंतर है। तो उस समय की आर्थिक व्यवस्था और आज की आर्थिक व्यवस्था में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वैश्विक स्थिति क्या है, ठीक है, जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो क्या है, अन्य देशों में क्या चीजें हैं वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, तेल के दाम बढ़ना घटना, तमाम सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तमाम सारे हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, ये सारी बातें ये मिलकर निर्धारित करती हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। अब तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। तो ठीक है कि जहां भी डिक्टेटरशिप है वहां कंपैरेटिवली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में बेहतर होती, लेकिन चूंकि लोकतंत्र के अन्य फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूरी। आप चीन से एग्जांपल लीजिए, चीन से कितनी डेवलपमेंट की बातें हम सुनते हैं कि ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट, लेकिन वहां जनता की स्थिति के बारे में बात कीजिए तो आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में रहते हैं। अगर वहां की जो जनता को जो अधिकार है और जो भारत की जनता के अधिकार हैं, तो आपको लगेगा यार थैंक गॉड कि हम इंडिया में रहते हैं। क्योंकि ठीक है हम उनके बराबर आर्थिक ग्रोथ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे जीवन को गरिमा में बनाने की परिस्थितियां यहां ज्यादा है। ठीक है, हम अपनी डिग्निटी के साथ अपनी जीवन को बिता सकें, उसके लिए परिस्थितियां चाइना से तुलना करने पर हम पाएंगे कि भारत में ज्यादा है हम सभी नागरिकों के लिए। तो कहने का मतलब आर्थिक समृद्धि नो डाउट जहां तानाशाही व्यवस्था है वो बढ़ जाती है, लेकिन अन्य फायदे भी ज्यादा है, तो उसको देखे जाने की जरूरत है। इस तथा इससे आगे की 3 पन्ने पर, अच्छा कार्टून के बारे में ये है, ये सारी चीजें बड़े अच्छे कार्टून्स ये बनाते हैं, देखिएगा जरूर। अब आइए ये क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। अब जो इकोनॉमिकल अचीवमेंट्स हैं ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द गहरे मूल्यों से क्या मतलब, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, ये बहुत गहरे मूल्य हैं। ठीक है, कि हमारे बीच इक्वालिटी हो, हम फ्री हो, हमारे बीच में फ्रेटर्निटी हो, तो ये सारे बहुत गहरे मूल्य, लोकतंत्र सीधा इनसे रिलेट करता है। ठीक है, इसलिए इसे भावनात्मक रूप से जोड़ना बड़ा ऑब्वियस है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता, फिर भी तथ्यों और
आंकड़ों के आधार पर लाकर तंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं, मतलब जो उसकी पढ़ाई करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक समानताओं से कैसा रिश्ता है। यहां दिए गए चार्ट और नक्शों में कुछ ऐसे ही प्रमाण दिए गए। ये बड़ी अच्छे, ये सारी चीजें कार्टून है, जरा देखिएगा इसको, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, यहां कुछ चार्ट्स हैं, इसको भी जरूर कंपेयर कर लीजिएगा। चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक समानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप इन सारे आंकड़ों को अगर भारत के संदर्भ में भी देखेंगे तो भी आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरीके से व्यवस्थाएं काम कर रही। ठीक है, अब आ जाइए, ये चार्ट है, सारी चीजें देख लीजिएगा एक बार। अब आ जाइए इनइक्वालिटीज और जो पॉवर्टी में जो कमी है, जो गरीबी में जो कमी है, डेफिसिट एंड पॉवर्टीज, वो क्या है, वो कमियां क्या हैं, ये कैसे आती है, इसके बारे में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या कहती है। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से ये उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इसी तरह से हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, मतलब एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। आप देखिए, आपने वो किसी क्लास हमने ये पढ़ा था कि कैसे वो शांता लाइन में लगी रहती वोट डालने के लिए, उसी जिस घर में वो काम करती है उसी घर का मालिक भी लाइन में खड़ा होता है। तो राजनीतिक अधिकार, उसको बड़ा प्राउड फील होता है यार कि हमारे देश में कितनी अच्छी व्यवस्था है कि मेरे मालिक और मैं एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, सबको लाइन में। तो राजनीतिक अधिकार के स्तर पे तो सभी नागरिक बराबर हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आर्थिक विषमता की बात करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर, इतनी बड़ी खाई हो जाती है। ये भी बड़ी बात है। यहाँ इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ गया, मतलब जो अमीर अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किल आती है। ये सब आप इस बातों से अवेयर हैं। वास्तविक जीवन में लाके अगर लोकतांत्रिक वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई। ठीक है, यहां ये बात हमने देखा भी है, अभी आप व्यवहारिक रूप से भी जानते हैं और अभी आप चीजों को और डिटेल में समझेंगे कि अगर इकोनॉमिक इंबैलेंस की बात की जाए, आर्थिक विषमताओं की बात की जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था बहुत इन विषमताओं को कम करने में लोकतंत्र ने बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए।
ये भी, इसके बारे में भी आप इंकार नहीं करेंगे कि चूंकि व्यवस्थाएं इतनी, इकोनॉमिकल इंबैलेंस इतने ज्यादा हैं, गरीबों की स्थिति इतनी तेजी से बढ़ रही है बहुत सारे देशों में कि जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। अनाज वगैरह का उत्पादन इतना कम है कि विदेशों पर निर्भर हो रहा है अपना पेट भरने के लिए। बड़े अच्छे कार्टून है ये सारे, ठीक, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जरूर ये सब देखना चाहिए। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, जो हमारे यहां जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो सोशल डाइवर्सिटी है, इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन में लोकतंत्र क्या भूमिका निभाता है, इसको देखने की जरूरत है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती? ये बड़ी अच्छी बात है एनसीईआरटी की, कि प्रश्नों के आधार पर ये टॉपिक को समझाने की कोशिश करती हैं, और ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ये डेवलप करने का प्रयास कीजिए। जब आप प्रश्नों के साथ चीजों को शुरू करते हैं, बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस के से, ये जो टॉपिक को आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो ये आपको कई सारे आयाम खुल जाते हैं आपके सामने, आप कई एस्पेक्ट्स को देख पाने में कैपेबल हो पाते हैं। जरूर आपको भी ये हैबिट इंप्रूव करनी चाहिए अपने अंदर। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहां के विभिन्न जाति समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, यानी आप देखिए कि कितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल्य है मुख्य रूप से, कि डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है, विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, बड़ी सारे टकराहट है उसमें, बावजूद उसके उसमें वो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर पाने की क्षमता जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है वो किसी अन्य व्यवस्था में नहीं है। बेल्जियम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी है कि किस तरीके से अलग अलग भाषा को बोलने वाले अलग अलग मान्यताओं के लोगों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर ले आने, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था वो। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों को और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, आप देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम दो जो भी डिफरेंसेस हैं, अगर डिफरेंसेस हैं तो हम उसको कैसे कम करेंगे, आप ये बताइए। ठीक है, कोई हिंदू है तो है, कोई मुसलमान है तो है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गोरा है, कोई काला है। अब ये विभिन्नताएं हैं तो हैं, अब क्या ही करें। लेकिन हमारे आपकी इतनी मैच्योरिटी बढ़ जाना, इतनी समझ आ जाना, इस तरीके का ज्ञान आना कि हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर पा रहे हैं, इसी को सहिष्णुता कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो जब हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो एक सहभागिता का गुण विकसित होता है हमारे साथ कि भाई मैं भी चल रहा हूं, तुम भी चलो, और इस तरीके से हम अपने लक्ष्य को सामूहिक रूप से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए ट्रेनों में भीड़ है, जितनी सीटें होती हैं उससे ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं, लेकिन कई बार एक बड़े कोऑर्डिनेशन से लोग तकलीफ में होते हैं, फिर भी थोड़े थोड़े शिफ्ट होके और सब लोग जितने मैक्सिमम वो एडजस्ट कर सकते हैं करते हैं, और ठीक है थोड़े दिन बाद सब एक साथ अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो तमाम डाइवर्सिटी के बावजूद, तमाम सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो सौहार्द पैदा करने में ज्यादा बेहतर रोल निभाती है। ठीक है, यही यहां कहने का मतलब है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती या उन्हें दबाने की कोशिश करती। तमाम सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। आप देखिए श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, वहां डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रहा था, कितना संघर्ष, गृह युद्ध में चला गया देश। ठीक है, आपने उसका दूसरे देशों के एग्जाम्पल में आपने देखिए कितने बेहतर तरीके से उन्होंने मैनेज किया। ठीक, अब ये गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन नहीं होता, बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। यानी यहां सर्वमत की बात होती है। इस बात को
आपको ज़हन में बैठा लेना चाहिए। आप खास करके सोशल इश्यूज में तमाम सारे, चाहे वो एस्से का टॉपिक हो या आपके पॉलिटी सेकंड पेपर का टॉपिक हो, ठीक है, वहां बहुत मदद करता है। एथिक्स वगैरह में बहुत मदद करता है कि लोकतंत्र का मतलब हम ये समझते हैं कि जिसको ज्यादा वोट मिला वो शासन मिला, मतलब बहुमत का शासन। बहुमत का शासन आ तो जाता है, लेकिन ये उस शासन की जिम्मेदारी होती है कि वो अल्पमत का भी ख्याल रखे, जो कम है संख्या में उनको भी अपने लिए सुरक्षा, अपने लिए विकास की संभावनाएं नजर आनी होती, यानी उनकी भी शासन में सहभागिता सुनिश्चित करना ये बहुमत शासन की जिम्मेदारी हो जाती है। और ये होगा किस व्यवस्था में? अगर व्यवस्था डेमोक्रेटिक है तभी। यहां आप देखिए श्रीलंका में सिंघली लोग ज्यादा थे, उन्होंने कैसे तमिलों को दबाना शुरू कर दिया। ये व्यवस्था डेमोक्रेटिक नहीं है और इसका परिणाम क्या? वो बहुत उन्नति हुई। उन्हें नहीं, आप जिन भी देशों में देखिए जहां चाहे नस्लीय विभेद हो, संघर्ष हो, चाहे वो भाषाई आधार पर संघर्ष हो, संघर्ष ने कभी डेवलपमेंट को का रास्ता नहीं दिया है। संघर्ष को दूर करके ही आपको डेवलपमेंट का रास्ता मिलेगा, ये बात तय है। पूरे इतिहास में आप देखिए, जब तक कोऑर्डिनेशन ने एस्टैब्लिश किया है तब तक अशोक ने भी पूरे भारत पे शासन किया, लेकिन महान शासक के रूप में उसको तभी याद किया जब उसने युद्ध करने बंद किए, क्षेत्र बढ़ाए, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने पर उसने फिर बाद में ज्यादा जोर देना शुरू किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप जब भी चाहे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, उनके तमाम सारी नीतियों की बात करते हैं, कैसे किसी राज्य को जीता फिर उसको सौंप दिया, कभी जहां जैसी जरूरत पड़ी। कहने का मतलब अकॉर्डिंगली उसने कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने की बात की। लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो और कहीं देखने को नहीं मिलता। सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है लोकतंत्र में। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती, जाहिर है ये बदलती रहती है, ठीक है। आज जो बहुमत में है कल वो अल्पमत में, आप एक बात आज कह रहे हैं कल वो अल्पमत में आ जाएगा, कल वही सारी बातें कहने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो कई बार अलग अलग समय पे हमारी बातें अलग अलग होती हैं, हमारी अपनी विचारधाराएं कितनी तेजी से समय परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती हैं। तो बहुमत या अल्पमत को कभी स्थायी कहना यह बहुत अकलमंदी नहीं है। और आप गौर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए माइनॉरिटी, व्हाट विल बी द माइनॉरिटी, दिस इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इस बात को कहीं परिभाषित ही नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक होंगे कौन। अल्पसंख्यक तय किए जाने के आधार कई जगह हैं कि किस आधार पर हम तय करेंगे कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक कहेंगे किसको, यह परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात से भली भांति परिचित थे कि अल्पसंख्यक होना या बहुसंख्यक होना ये बिल्कुल स्थायी चीज नहीं है। ये बहुत मतलब इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, ये चेंज होने वाली चीज है, इसलिए इसको फिक्स्ड नहीं किया जा सकता। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको ख्याल रखने की जरूरत है, ये पूरी लाइन ही बहुत महत्वपूर्ण है। बहुसंख्यक का निर्माण ये नहीं होता कि भाषाई किसी भी आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन रहे, ये बहुसंख्यक नहीं है। बहुसंख्यक को का मतलब ही है कि बहुमत का शासन हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं और बहुमत में हो सकते हैं, यानी बहुमत में आने का अवसर सभी के पास। ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस पर गौर करेंगे आप देखेंगे तमाम सारी समस्याओं का समाधान इस एक लाइन में कि ये अवसर सबके पास होना कि वो बहुमत में आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी अपने विचार में अगर उनके विचार प्रभावी हैं तो उनको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए इस व्यवस्था में कि हमारी विचार का लोग समर्थन करेंगे। आज ठीक है हमारे विचार पे कम लोग एग्री हो रहे हैं, लेकिन हमारी बातों में वो दम है। आज ठीक है, अभी मान लीजिए हम चीजें कल शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू किया है, तमाम बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमको मालूम है कि हम क्वालिटी चीजें देने वाले हैं, हमारे पास क्षमता है, कल को भीड़ भी होगी। तो अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनने में ये संभावना होना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और इस तरीके की संभावना केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही
संभव है। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। ठीक है, तो क्या समझा, क्या जाना अभी तक हमने? सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से, यहां इस तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया है। जरूर इस पे ध्यान दीजिए। अब आइए, नागरिकों की गरिमा और आजादी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, ऑफ सिटीजंस। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। इस बात पे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जो इंडिविजुअल डिग्निटी है और इंडिविजुअल फ्रीडम है, ये जिस तरीके से लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंश्योर होता है, कोई और व्यवस्था इसको इंश्योर नहीं कर सकती। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तमाम सारे आधार आप देखते हैं, चाहे वो जातिगत आधार हो, भाषाई आधार हो, किसी आधार पर, महिला, स्त्री, पुरुष, किसी भी आधार पर अगर किसी वर्ग को लगता है साहब अगले ने मेरे साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया, तो एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। ठीक है, हमारे देश में तो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं लोगों की डिग्निटी और फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए। आप आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में इन सारी चीजों पे वहां जिक्र किया गया। हर वो चीज जो आपकी मानवीय गरिमा को बढ़ाने में सहयोगी होती है, वो आपका मौलिक अधिकार बनाता है आर्टिकल 21। आपको स्वच्छ पर्यावरण की जरूरत है, आपको न्याय पाने का अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, जीवन भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सारी बातें आपको देता। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति के माध्यम से, मिलने जुलने के माध्यम से, संघ बनाने के माध्यम से, कहीं भी बस जाने के माध्यम से, पेशा चुनने के माध्यम, तमाम आर्टिकल्स, तमाम मौलिक अधिकार हैं जो आपकी गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करते हैं, आपकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। और ये सारी चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। ठीक है, यहां आप स्त्रियों की गरिमा का एग्जाम्पल लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। आप देखिए, लोकतंत्र चूंकि बराबरी के बाद समानता के बारे में बात कर रहा है, तो जब समानता के बारे में बात कर रहा है, वो महिलाओं का एग्जाम्पल देके कह रहा है कि उनके लिए कानून बनाए जाने की बात हो रही है। कहने का मतलब है कि अब वो व्यवस्थाएं पैदा हो रही हैं जहां महिलाएं अपनी सम्मान के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा सकती हैं। क्या ये लोकतंत्र से अतिरिक्त किसी व्यवस्था में संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, तो यहां किसी भी वर्ग को, न केवल महिलाएं, कोई भी वंचित वर्ग, अगर उसके पास अपनी सम्मान को सुरक्षित करने की व्यवस्था है, अपने लिए जो उम्मीदें हैं उसकी, ठीक है, जो उसके अपने सपने हैं उनको साकार करने के अवसर हैं, तो अगर आप किसी अन्य व्यवस्था से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अपेक्षाकृत ज्यादा है। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए। जाहिर सी बात है, यहां कह रहा है जैसे कोई दलित का कोई किसी भी तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, तो आज कोई सवर्ण बहुत लेजिटिमेसी के साथ नहीं कह सकता कि ये अछूत है। कोई सामाजिक कानूनी मान्यता ही नहीं है उनकी इस बात को। ये एक बड़ा हथियार है।
ठीक है, आज इस बात को लेकर दलित वर्ग संघर्ष कर सकता है कि नहीं भाई आप ये जो कह रहे हो ये इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, हमारे अपने अधिकार है, कानून है हमारी सुरक्षा के लिए। तो ये व्यवस्थाएं यानी समाज के आखिरी व्यक्ति की भी उन्नति की अवसर हो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ठीक है, लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश में लोग लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए जो उम्मीदें हैं लोगों की कि नहीं साहब डेमोक्रेसी से कभी समझौता नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये व्यवस्था जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो डिमांड है लोगों के बीच में, ये अपने आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को हाईलाइट करता है। ठीक है, लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि लोकतंत्र कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आप हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। ये लगातार मेंटेन करने की आवश्यकता होती है इसको। तो यहां ये क्या बात कर रहा है कि लोकतंत्र की खासियत है कि इसकी जांच परख परीक्षा कभी भी खत्म नहीं होती। ये लगातार आप इसको इवेलुएट करते रहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है नहीं है, कहीं वो डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है अपने उद्देश्यों से। वो एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है, मतलब लगातार उसके टेस्ट करते रहते हैं कि ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो, ये भी ठीक हो। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं, वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही है। कितनी खूबसूरत बात है, आप देखिए, छोटी छोटी लाइनें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती हैं। ये कितने अच्छे से बता रहा है कि चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था आपकी उम्मीदों को साकार करने का सबसे बड़ा रास्ता है, और यही वजह है कि जैसे ही आपकी एक उम्मीद पूरी होती है, आपकी अगली उम्मीद की संभावनाएं बननी, आप उसको तलाशना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था पे जोर होता है कि वो आपकी उन सभी उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करें। इसीलिए जब कभी आपसे पूछा जाता है कि साहब आप अपनी व्यवस्था से क्या बात है, तो दुनिया भर की शिकायतें, ये नहीं है, वो नहीं है, यहां दिक्कत, वहां दिक्कत। असल में वो आपकी उम्मीदें हैं जिसको आप बात कर रहे हो, और ये उम्मीदें हो कब सकती हैं, जब उम्मीदों के अवसर हो, उम्मीदों की संभावना, आपके अंदर होप पैदा हो। ये जो होप है ये बहुत बड़ी चीज। आप देखिए क्या कहते हैं, यूथोपिया वगैरह में स्थिति इतनी खराब है, इतने बहुत सारे और देश हैं, लोग वहां मुस्लिम आबादी यूथोपिया में ज्यादा है, वो नमाज में अल्लाह से एक दिन की उम्र मांगते हैं, अल्लाह आज की उम्र बख्श दे। ठीक है, कल के लिए कल प्रार्थना करेंगे। आप सोचिए उम्मीदें क्या हैं। उम्मीद, वो उनको पास कोई गारंटी नहीं, माहौल ऐसा है, असुरक्षा का लेवल ये है कि घर से बाहर निकले पता नहीं जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। जहां अपनी बेसिक नीड्स के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहां किस तरीके की उम्मीद है, क्या वो बंगला, गाड़ी, अच्छा करियर, अच्छा भविष्य के बारे में सपना, बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। ठीक है, पता चल रहा है कि सीरिया में ऊपर से जहाज कोई जा रहा, लगा बम गिराएगा, भागो भागो, हमेशा डर खौफ लग रहा है, बम गिर रहे हैं, वो आम सी बात है, लोग मर रहे हैं। तो जहां सुरक्षा ही बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो कोई उम्मीद ही नहीं, उन देशों की आशाएं खत्म हो रही। हमारे देशों में आशा तो है, हम उम्मीद तो कर रहे हैं, और ये उम्मीद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा साक्ष्य इस बात का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी जरूरी है। उम्मीद पैदा कर देती है डेमोक्रेसी हमारे अंदर। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे। हम सरकार की बुराइयां भी करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही ये लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही देता है। ये बहुत जरूरी है। ये मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमको प्रजा की तरह बिहेव नहीं करना कि महाराज आ गए, हमको नागरिक की तरह बिहेव करना कि तुमको चुन के भेजा, काम क्यों नहीं कर रहे हो।
ऐसी पोजीशन में जब आप आएंगे, हमको जयकारा नहीं लगाना है महाराज महाराज की जय हो, ठीक है, हम खड़े होगा, हाँ भाई जो काम कहा था वो क्यों नहीं कर रहे हो, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है, यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। यहां ऊपर दिए कार्टून को देखिएगा, ये सारे कार्टून और ये जो ग्राफ है ना, मैं आपको बार बार कहता हूं जरूर देखिए, ठीक है। ये कई सारी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटे में एक्सप्लेन कर देती हैं बहुत ब्यूटीफुली। अब तो कुल मिला के ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमने पढ़ी, उसके जो बेनिफिट्स थे वो सारे आधार थे। आप चाहेंगे तो उसको एक पेज में ड्रॉ करके कि क्या, क्यों, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, तो ये जो सारे पॉइंट्स आपने रेड कलर के हेडिंग्स थे, अगर उन सारी चीजों को समझेंगे तो अपने आप आपको बड़े सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। जो भाषा आपको सीखने को मिलती है, जिस तरीके के अरेंजमेंट्स है एनसीईआरटी में, वो बहुत ही अद्भुत हैं और एनसीईआरटी से पढ़ने का यही उद्देश्य भी है। आप देखिए एनसीईआरटी हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि यहां से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, यहां से सीधे प्रश्न कम आते हैं, ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज और उन सब की बात करें, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पढ़ने की बात कही जाती है। आप क्लासेस में जाते हैं, टीचर्स आपको एडवाइस करते हैं एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए। वो एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि जिन मुद्दों के बारे में आप बात करते हैं, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं, एकदम टेक्निकल मुद्दों के बारे में बात करते हैं, किस टॉपिक में क्या है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी लीगैलिटीज, उस पर आधारित प्रश्नों पे बात करते हैं। इन बेसिक चीजों के बारे में हम बात नहीं कर पाते, वहां स्पेस ही नहीं होता कि हम इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को वहां डिस्कस कर पाए। लेकिन कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें इन पॉइंट्स की समझ आपको बहुत जरूरी है, खास करके एसए में, मेंस में लिखते वक्त, आंसर राइटिंग करते हुए, इंटरव्यू में आंसर देते वक्त। तो इन बातों की जानकारी बहुत जरूरी है, जिसका एक बहुत खूबसूरत सोर्स है एनसीईआरटी। तो इसलिए जरूर पढ़ते रहना चाहिए। आपके बीच हम अपनी रेगुलर क्लासेस को छोड़ के ये एनसीईआरटी लेकर आए हैं, इसलिए कि हमारे साथ आप एनसीईआरटी पढ़ दीजिए, इसलिए मैं कोई समरी नहीं बता रहा, ठीक है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ चीजें हो जाए, बीच में ये कार्टून और ये डाटाज हम आपसे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इसमें फिर वक्त बहुत लग जाएगा। लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतने सक्षम हैं कि आप ये खुद भी समझ लेंगे। लेकिन बाकी टॉपिक हम बहुत डिटेल में करते हैं। तो आज इतना ही। 10वीं क्लास का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक था। अगली क्लास जो होगी उसमें 10वीं क्लास समाप्त हो जाएगी, फिर हम 11वीं क्लास में 11वीं में 2 किताबें हैं एनसीईआरटी की। तो पहला जो पार्ट है उसमें तो लगभग सभी टॉपिक हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं, तो उसको हम बहुत डिटेल में सारी चीजें जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे। जो सेकंड पार्ट है 11वीं का, उसमें सभी टॉपिक ने, ज्यादातर टॉपिक पॉलिटिकल साइंस, जो कोर पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड है, वहां से सीधे प्रश्न नहीं आते। वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेकर जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो वहां आपको जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती। तो हम वहां उन टॉपिक्स को नहीं टच करेंगे। जो पॉलिटी से रिलेटेड है तो उस पे हम फोकस करेंगे। तो दूसरे पार्ट में मेरे ख्याल से 2 ही टॉपिक होंगे जो हमारे काम का होगा। और जो 12वीं की किताब है वो पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है, तो सारा इंटरनेशनल रिलेशंस पर आधारित है। तो पॉलिटी को के संदर्भ में वो बहुत जरूरी नहीं है, तो हम उसको उस संदर्भ में वहां उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। अगली क्लासेस में आपसे अगले टॉपिक, मेरे ख्याल से वो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की चुनौतियां, उस पर फिर आपसे बात करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू।